अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है अगोराफोबिया डिसऑर्डर। अगोराफोबिया एक ग्रीक वर्ड है जो कि अगोरा और फोबिया को मिलाकर बना है। अगोरा का मतलब होता है खुली जगह या ओपन प्लेसेस और फोबिया यानी खौफ या फियर। ये डिसऑर्डर जो है ये एंजाइटी डिसऑर्डर्स में आता है और इस डिसऑर्डर में क्लाइंट को खुली जगहों या बंद जगहों से फोबिया होता है। क्लाइंट को खुली जगहों पर जाने से खौफ महसूस होता है। खुली जगह यानी मार्केट्स, मॉल्स वगैरह, पार्किंग लॉट्स वगैरह और बंद जगह यानी सिनेमा, लिफ्ट, थिएटर वगैरह, ऐसी जगहों पर जाने से खौफ महसूस होता है। क्लाइंट को लगता है कि अगर वो ऐसी जगहों पर जाएगा तो उसको वहाँ पर अचानक पैनिक अटैक आ जाएगी, जिसकी वजह से उसको बहुत एम्बैरेसमेंट होगी, वो हेल्पलेस हो जाएगा, कोई उसकी मदद को नहीं आएगा, इसलिए वो ऐसी जगहों पर जाने से अवॉइड करता है। अगोराफोबिया ज़्यादातर उन लोगों में डेवलप होता है जिनको 1 या 2 बार खुली जगहों पर या घर से बाहर पैनिक अटैक आ चुका हो। वो इस डर से ज़्यादातर घर से बाहर या खुली जगहों पर या बंद जगहों पर नहीं जाते कि दोबारा उनके साथ ऐसा ना हो जाए। पैनिक अटैक खुद कोई स्पेसिफिक मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन ये एंजाइटी डिसऑर्डर और बाकी मेंटल डिसऑर्डर्स के साथ एज अ स्पेसिफायर आता है। जैसे कि अगर PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के साथ पैनिक अटैक आ गया तो हम इसको इस तरह लिखेंगे कि ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर विद पैनिक अटैक्स। लेकिन पैनिक डिसऑर्डर में पैनिक अटैक्स उसके क्राइटेरिया के अंदर ही आएंगे, इसको अलग से एज अ स्पेसिफायर नहीं लिखेंगे। अब हम इसकी कॉजेज़ की अगर बात करें कि अगोराफोबिया क्यों होता है, तो इसकी कोई एक स्पेसिफिक कॉज नहीं है, ये किसी भी वजह से डेवलप हो सकता है। अगर फैमिली में कोई डिसऑर्डर रन कर रहा है तो इस वजह से भी हो सकता है, या अगर एक बंदे को पैनिक डिसऑर्डर है और उसको 1 या 2 बार ऑलरेडी खुली जगहों पर पैनिक अटैक्स आ चुके हों तो तब भी उसको ये डिसऑर्डर हो सकता है, उसको अगोराफोबिया हो सकता है। इसके अलावा पैनिक डिसऑर्डर अगर किसी को है और वो प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया गया तो तब भी किसी को अगोराफोबिया होने के चांसेस हो सकते हैं। या अगर किसी के स्ट्रेसफुल इवेंट्स हैं लाइफ में, ट्रॉमेटिक इवेंट कोई गुजरा हो, तो तब भी अगोराफोबिया होने के चांसेस हो सकते हैं। सिम्टम्स में अगर हम इसकी अलामात या सिम्टम्स देखें तो एक क्लाइंट को घर से बाहर जाने में खौफ महसूस होता है। एक क्लाइंट कभी भी घर से बाहर अकेला नहीं जाएगा, वो हमेशा किसी ना किसी को साथ लेके जाएगा। उसको हमेशा ये डर होता है कि अगर वो घर से बाहर जाएगा, अगर वो खुली जगहों पर, मार्केट में, पार्किंग लॉट्स में, खुले मैदान या किसी शॉप वगैरह पर जाएगा, किसी मॉल में जाएगा, तो उसको वहाँ पर पैनिक अटैक आ जाएगा, वो हेल्पलेस हो जाएगा, उसे वहाँ पर बड़ी एम्बैरेसमेंट फील होगी, कोई उसकी हेल्प को नहीं आएगा। इसलिए या तो वो घर से बाहर जाएगा नहीं, अवॉइड करेगा, और अगर घर से बाहर जाएगा तो हमेशा किसी ना किसी को साथ लेकर जाएगा, ताकि अगर सडन उसको पैनिक अटैक आ जाए तो कोई ना कोई उसकी हेल्प को उसके साथ मौजूद हो। अब हम बात करते हैं पैनिक डिसऑर्डर एंड अगोराफोबिया के बारे में। पैनिक अटैक और अगोराफोबिया दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें कि पैनिक डिसऑर्डर और अगोराफोबिया में क्या डिफरेंस है, तो पैनिक डिसऑर्डर जो है ये एंजाइटी डिसऑर्डर की एक टाइप है। इसमें क्लाइंट को एक्सट्रीम फियर के सडन अटैक्स आते हैं और क्लाइंट इंटेंस फिजिकल सिम्टम्स को शो करता है, जिसको हम पैनिक अटैक्स कहते हैं। इसमें क्लाइंट को लगता है कि वो अपना कंट्रोल खो चुका है, उसके सीने में अचानक दर्द महसूस होता है, उसको अपना सांस बंद होता महसूस होता है, उसको ऐसे लगता है कि उसके सीने में जकड़न हो रही है, उसका सांस बंद हो जाएगा या उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। इसके अलावा जिस्म में दर्द महसूस करेगा, सर चकराने लग जाएगा, उसको अपना सांस बंद होता, दम घुटता महसूस होगा, जिस्म सुन्न होता महसूस होता है, पसीने आते हैं और उसको मर जाने का खौफ होता है कि उसकी सडन डेथ हो जाएगी। या इसके अलावा डायरिया की सिम्टम्स भी हो सकती हैं। अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें कि अगोराफोबिया डिसऑर्डर में कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस ये हो सकती हैं कि एक क्लाइंट जिसको अगोराफोबिया डिसऑर्डर है वो घर से बाहर जाना छोड़ देगा, अपनी नॉर्मल रूटीन की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसके अलावा घर से बाहर अपनी फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ नहीं जा पाएगा। खुली जगहों पर जाने से या बंद जगहों पर जाने से उसको खौफ महसूस होगा। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज या अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है तो वहाँ पर जाने से भी खौफ महसूस करेगा और वो कम्प्लीटली दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाता है। इसके अलावा इसके साथ बाकी दूसरे मेंटल डिसऑर्डर्स भी आ सकते हैं, जिस तरह के डिप्रेशन है, एंजाइटी है,
ड्रग अब्यूज़ या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को भी ये अगोराफोबिया लीड कर सकता है। ट्रीटमेंट किस तरह से हो सकता है? अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट इसका भी 2 तरह से हो सकता है। मेडिकेशन भी इसमें यूज़ की जा सकती है और साइकोथेरेपी भी इसमें हेल्प करती है। साइकोथेरेपी की अगर हम बात करें तो साइकोथेरेपी में एक क्लाइंट को प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाए जाते हैं, तो उसने अपनी एंजाइटी को किस तरह से मैनेज करना है। अगर उसको एंजाइटी हो रही है तो उसने अपनी एंजाइटी को रेट कैसे करना है और अपनी एंजाइटी की सिम्टम्स को मैनेज किस तरह से करना है। उसको उसकी वरीज और परेशानियों को चैलेंज करना सिखाया जाता है और आहिस्ता आहिस्ता क्लाइंट जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ की तरफ वापस आने लगते हैं जो उन्होंने अगोराफोबिया की वजह से छोड़ दी होती हैं। इसके अलावा क्लाइंट्स उन फैक्टर्स को भी आइडेंटिफाई करता है जो उसके पैनिक अटैक्स के सिम्टम्स को ट्रिगर करते हैं और अपने अनहेल्दी और अनवांटेड बिहेवियर को चेंज करने के लिए एक्सपोजर और डिसेंट्रलाइजेशन थेरेपी भी सिखाई जाती है और आहिस्ता आहिस्ता उनका जो भी फियर और एंजाइटी होती है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है और क्लाइंट अपनी नॉर्मल रूटीन की तरफ वापस आने लगते हैं। इस डिसऑर्डर में बाकी मेंटल डिसऑर्डर्स की तरह क्लाइंट को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये सपोर्ट उसको फ्रेंड्स की तरफ से, फैमिली की तरफ से और थेरेपिस्ट की तरफ से मिल सकती है क्योंकि अगोराफोबिया डिसऑर्डर के साथ रहना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रीटमेंट, प्रोफेशनल हेल्प के साथ इसको ओवरकम किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके इस डिसऑर्डर को ओवरकम किया जा सकता है। जिस तरह के आपको जो मेडिकेशन दी जा रही है या आपके साइकोथेरेपी के जो सेशन हो रहे हैं उनको बाकायदगी से लें, मेडिकेशन जो है उनको प्रॉपरली लें, ट्रीटमेंट प्लान को कम्प्लीटली फॉलो करें। इसके अलावा एक सपोर्ट ग्रुप भी बनाया जाता है। सपोर्ट ग्रुप में क्या होता है कि आपके अपने डिसऑर्डर से रिलेटेड जो लोग होते हैं वो उस ग्रुप में शामिल किए जाते हैं। आप उनसे ये सीखते हैं कि उन्होंने इस डिसऑर्डर में रहते हुए कैसे अपने डिसऑर्डर को मैनेज किया और कौन कौन सी स्किल्स ऐसी थी जिनको सीखकर उन्होंने अपने डिसऑर्डर पर काबू पाया। उनसे और दूसरे लोग आपसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं जिनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है अपने डिसऑर्डर को ओवरकम करने में। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।